बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम शुरू करेंगे डिस्काउंट, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स तीनों को मिलाकर जो मिक्स जो पर्सन बनते हैं वो सोल्व करेंगे। आज इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो मिसलेनियस पर्सन हैं और जो जिसमें सीपी वाला सामान होता है, एलिगेशन मेथड वाले हैं, वो सब सोल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है 76 का पर्सन है। एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ तथा एक पेन 13% लाभ पर बेचे। अगर वह किताब को 13% लाभ और पेन को 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। क्या किया गया? एक आदमी के पास में एक बुक है और पेन है, ठीक है। तो बुक को पहले वो 9% लाभ पर बेचता है, इसको 13% लाभ पर। अगली बार क्या किया? इसको चेंज कर दिया, इसको 13% लाभ पर बेच दिया बुक को, और पेन को बेच दिया 9% लाभ पर। तो ऐसा करने पर उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो किताब व पेन का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूं एक बार आपको। इसका बेसिक क्या है, क्या कह रहा है कि एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ पर, जैसे एक बुक है तो मानना बुक का क्रय मूल्य B और पेन का क्रय मूल्य कितना है P। बुक का क्रय मूल्य मान लिया हमने B और पेन का क्रय मूल्य मान लिया है P। तो और मैंने आपको बताया भी था कि जब परसेंट वगैरह देते हैं ना तो केवल डायरेक्ट हम परसेंट ही निकालेंगे, विक्रय मूल्य नहीं निकालेंगे। तो बुक को 9% लाभ पर बेचता है तो इसका 9% लाभ का मतलब होगा 9/100 प्लस पेन को बेचता है 13% लाभ पर तो इसका मतलब होगा 13/100। और यहां पर उसको कोई प्रॉफिट होता है, कुछ दे नहीं रखा। दोनों प्रॉफिट में है तो दोनों प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट ही होगा। तो यहां पर मान लेते हैं M प्रॉफिट होता है। चलो मान लेते हैं यहां पर प्रॉफिट कितना होता है, M होता है। दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया? अगर वह बुक को 13% लाभ पर, अब वो बुक को 13% प्रॉफिट पे बेचता है और इसको बेचता है वो 9% प्रॉफिट पे, यानी हमने इसका क्रय मूल्य B मान लिया तो क्रय मूल्य का 13%, क्रय मूल्य का 9%, यानी B का मतलब क्या है? बुक का क्रय मूल्य है, P का मतलब है पेन का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य का 13%, क्रय मूल्य का 9% है। और इस बार क्या बोला गया है? इस बार उसे 80 रुपये ज्यादा मिलते हैं। यहां पर उसको M रुपये है तो इस बार प्रॉफिट हो जाएगा M प्लस 80 रुपये का, ठीक है। अब देखो इसमें दो इक्वेशन बन गई है। अब आपको पता कैसे चलेगा इक्वेशन को जोड़ना घटाना है? इसका सिंपल सा तरीका यह है कि जब ऐसे आपको दे रखा है तो आपको क्या करना है, इसमें यहां पर देखो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो हमने इसको कांस्टेंट मान लिया, तो ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब आपको इस इक्वेशन को घटाना ही है। ये दो इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। तो जब आपको यहां पर ऐसे कोई वैल्यू दे रखी है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हमें बता नहीं रखा कि कितना लाभ होता है, हमें तो डिफरेंस दे रखा है। जब आपको यहां पर ऐसे डिफरेंस दे रखा है तब हमेशा इसको से माइनस करना है। तो हम माइनस कर देंगे 2 में से 1 को, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, सेकंड में से माइनस करना 1, ठीक है। तो देखो ये 13 है, ये 9 है, तो बचा कितना? 4 B/100, ठीक है। और ये 9 है और ये 13 है, दूसरे में से माइनस कर रही है पहली, तो ये 13 ज्यादा है तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 4P/100 इक्वल में इसमें से माइनस करना ये, तो M से M कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 80। तो आपके पास में आ जाएगा 4B - 4P और 100 एलसीएम ले लिया, वो 100 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। तो आपके पास में B - P बराबर आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2000। तो यानी B क्या है? बुक का क्रय मूल्य, P क्या है? पेन का क्रय मूल्य। B - P आपके पास में आ गया है, 2000 आ गया है। और यहां पर आपको दे रखा है दोनों को 20,000 रुपये में खरीदा है। इसका मतलब वो कह रहा है कि दोनों को 20,000 में खरीदा है। तो B + P आपको दे रखा है 20,000 दे रखा है। यहां से आपने निकाला है B - P निकाला है 2000। तो यहां से अब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2B आ जाएगा। तो 20 + 2 कितना हो जाएगा? 22,000 हो जाएगा। तो आपके पास में B का मान आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 11,000 आ जाएगा। बुक का क्रय मूल्य कितना है? 11,000 है। तो ये अगर 11,000 है तो P का मान कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन ए है वो इसका राइट होगा। ये इसका बेसिक तरीका है। और थोड़ा सा मैं आपको, हालांकि जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो भी सेम ऐसी है, वो भी सेम ऐसी है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। इस प्रकार से लिखा जाता है। बस याद ये रखना कि यहां पर B का मतलब है बुक का क्रय मूल्य, P का मतलब है पेन का क्रय मूल्य, और परसेंट हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, हालांकि तरीका अलग नहीं है, सेम वही है।
जो मैं अब आपको बताऊंगा सेम वही तरीका है। क्या तरीका है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये क्या है 9%, ये क्या है 9% है, और हमें पता है कि देखो 9% का मतलब होता है 9/100 है। तो मैं इसको 9/100 ना लिखकर सीधा 9% ही लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह लिख सकता हूँ 9%, यहाँ पर इसकी जगह लिख सकता हूँ 13% है। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस, हानि हो रही तो माइनस। फिर और एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 13%, इसको मैं लिख सकता हूँ 9% है। फायदा क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी आपकी, ज़्यादा ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको इसमें ऐसे लिखना है, बुक को 9% लाभ पर, तो बुक है बी का 9%, तो 9 भी लिख देंगे। लाभ है तो 9 भी, ठीक है। और ये परसेंट में है 9%, ये बी है, ठीक है, ये परसेंट में है। इसको 13% लाभ पर है, प्लस में 13% है, और ये क्या है पी है। परसेंट आपको लगाना है, क्योंकि परसेंट लगाओगे तो अभी तो अपन में 100 आएगा, और इक्वल आपको दे रखा है लाभ पर बेचा जाता है। आगे कुछ होता है हमें पता नहीं, मानना वो क्या है एम रुपये उसको मिलते हैं। अगर बुक को 13% लाभ पर, लाभ बोलता है तो प्लस लिखना है, हानि बोलता है तो माइनस है, और 13%, और यहां पर क्या 9% का लाभ है। इस बार उसको 80 रुपये ज्यादा मिलते हैं, 80 रुपये ज्यादा मिलते हैं। यानी ये एम यहां पर क्या है, एम यहां पर प्रॉफिट है। माना पहले उसको एम प्रॉफिट होता था, तो अब प्रॉफिट कितना होगा, एम प्लस 80। ये विक्रय मूल्य नहीं है, यहां पर प्रॉफिट है, तो ये भी प्रॉफिट है। एम रुपये प्रॉफिट होता था, अब प्रॉफिट होगा एम प्लस 80 है। और अगर आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो अब आप हमेशा इसको माइनस ही करना है, हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। दूसरे में से पहला माइनस कर दो। अब आप कहोगे कि पहले में से दूसरा माइनस क्यों नहीं किया, दूसरे में से पहला माइनस क्यों कर रहे हो। दूसरे में से पहला माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो माइनस में 80 आ जाएगा। हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं ना, दूसरे में से माइनस कर दो, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप पहले में से दूसरा माइनस कर दो, अगर आप करना चाहो तो पहले में से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरे में से पहला माइनस कर देते हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4% आ जाएगा बी का। इसमें से इसको माइनस करेंगे, आप देखो 13 माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 4% पी आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। अगर आप पहले में से करना चाहो तो पहले से में कर सकते हो। बस यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, साइन चेंज कर लो बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसमें 4% कॉमन ले लो, तो बी माइनस पी है। अब देखो 4% है, तो अभी आपके पास में 4% आपने कॉमन ले लिया, तो इधर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो b माइनस पी, अब अपोन में कितना 80। अब ये 4% है, इसका परसेंट हटाओगे तो अब ऊपर 0 लगा दो। यानी यहां पर आपको 100 लिखने की जरूरत नहीं है, बात वही है जो मैं आपको बेसिक बता रहा था। बस आपको ये कि थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आप अपोन में 100 लगाना नहीं पड़ेगा। तो अब आ जाएगा 20, तो आपके पास में आ जाएगा 2000। ये जो परसेंट है वो आपको लास्ट में यूज करना है, लास्ट में आपको परसेंट यूज करना, बाकी यहां पर सीधा ऐसे आप लिखो, फिर इसका परसेंट हटाओगे तो 2 0 लगा दोगे। यानी बी माइनस पी आपके पास में आ गया 2, बी माइनस पी आपके पास में आ गया 2000। बात सेम वैसी है, बस थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका है, थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी बस इसलिए। तो ऐसे सोल्व करोगे तो 2b आपके पास में आ जाएगा 22,000। तो ये चीज़ हम निकाल चुके हैं पहले, और b बराबर आपके पास में आ जाएगा 11,000। तो ये चीज़ हम पहले कर ही चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर यानी एक b बराबर हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा 22,000, b बराबर हो जाएगा 11,000, b बराबर 11,000 है तो p बराबर हो जाएगा 9,000। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए आप। एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी, उसने पहली को 10% तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा, तो उसे एक निश्चित लाभ हुआ। अगर वह पहली को 20%, दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो 5 रुपये ज्यादा मिलते हैं। सेम वैसा ही प्रश्न है, तो इस बार हम परसेंट बना के लिखेंगे उसमें। एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी है। अब प्रत्येक का मूल्य नहीं दे रखा, टोटल 16 दे रखा है। उसने पहली को 10% लाभ पर, तो फर्स्ट को तो इसको मान लेते ए और बी। पहली कितने ए, उसका क्रय मूल्य कितना ए, तो ए को उसने 10% लाभ पर बेचा है। दूसरी को 20% लाभ पर, दूसरी को 20% लाभ पर, 20% लाभ किसका, दूसरी का बेचा है, तो उसे एक निश्चित लाभ हुआ। मानना वो प्रॉफिट कितना पी है। अगर वह पहली को 20% लाभ पर, अगर वो पहली को 20% लाभ है और दूसरी को 10% लाभ पर, इसको 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तो p + 5 है। तो आप पहले में से दूसरा इक्वेशन माइनस करो, तो दूसरी में से पहला करो, तो हम दूसरे में से माइनस कर दे पहला, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 10% आ जाएगा, किसका 1 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 10% आ जाएगा, किसका आ जाएगा, ये बी का। और इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5, तो ए माइनस बी बराबर आ जाएगा 5/10% कॉमन लिया था, तो 10 नीचे, इसका परसेंट हटाएंगे तो ऊपर, तो यानी 50। तो
ए माइनस बी आपके पास में आ गया 50 है। ए और बी क्या है, ए और बी जो दो वस्तुएं उनके क्रम मूल्य, पहली वस्तु का क्रम मूल्य ए है, दूसरी वस्तु का क्रम मूल्य बी है। ए माइनस बी आपके पास में आ गया है, ए माइनस बी आपके पास में आ गया 50 है। ये ए और बी दो वस्तुओं का क्रम मूल्य है, और यहां पर ए प्लस बी बराबर आपको दे रखा है, दोनों वस्तुओं का क्रम मूल्य आपको दे रखा है 1600। तो सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1650, तो 1650 आ जाएगा 1650। तो आपके पास में ए बराबर आ जाएगा 825। क्या पूछा आपसे, दोनों साइकिलों का क्रम मूल्य, एक का मान 825 है तो दूसरे कितना हो जाएगा 775। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, इसमें 78 का है, जीत सिंह के पास 2 बल्ले और एक गेंद है, बॉल की कीमत 96 रुपये। अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत से दुगना धन प्राप्त होता है, परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपये कम प्राप्त होता है। पहले बल्ले की कीमत क्या है? सिंपल सा प्रश्न है। क्या बोला गया आपको कि जीत सिंह के पास 2 बल्ले हैं और एक गेंद है, उसके पास में 2 बल्ले हैं, 2 बैट है। तो माना पहला बैट ए है और दूसरा बैट है बी है। इसका क्रय मूल्य भी कितना है? पहले बैट का क्रय मूल्य ए है और दूसरे बैट का क्रय मूल्य कितना है? बी है। ये 2 बल्ले हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, 2 बल्ले हैं और इसका क्रय मूल्य आपको दे दिया है। उसके पास में एक बॉल भी है और उस बॉल का क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है? 96 रुपीज़। बॉल का क्रय मूल्य ये है, बैट है, पहला बैट का क्रय मूल्य ए है, दूसरे बैट का क्रय मूल्य बी है, ए रुपये और बी रुपये है। अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत से दुगना धन प्राप्त होता है। दूसरे बल्ले की कीमत यानी उसका क्रय मूल्य से दुगना धन प्राप्त होता है। इस प्रश्न में यहां पर यह नहीं दे रखा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट पे बेचता है, लाभ पर बेचता है, ऐसा नहीं दे रखा कि वो पहले बैट और बॉल को मिला बॉल व बैट को मिलाकर बेचता है तो वो कुछ परसेंट पे बेचता है, ऐसा उसमें नहीं दे रखा। इसमें तो सीधा ये दे रखा है कि वो अगर एक गेंद को पहले बल्ले के साथ में, गेंद यानी बॉल, एक गेंद को तो 96, इसका क्रय मूल्य कितना 96 है, प्लस इसको पहले बल्ले के साथ में, पहला बल्ला कौन सा ए, अगर इसके साथ में बेचता है, ये क्या इनका क्रय मूल्य है 96। क्या क्रय मूल्य? ये पहले बैट का क्रय मूल्य, पहले बल्ले का क्रय मूल्य, ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्रय मूल्य हो जाएंगे। और वो इसको बेचने पर जो लाभ होता है वो क्या? दूसरे बल्ले की कीमत से, दूसरे बल्ले की कीमत कितनी? बी, उससे दुगना प्राप्त होता है, तो यहां पर 2B प्राप्त होता है। ये भी क्रय मूल्य है और ये इसको बेचने पर यहां पर आपको 2B प्राप्त होता है। और दूसरा क्या बोला गया है? अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ में बेचे, इस बार जो गेंद है उसको दूसरे बल्ले के साथ में, बी के साथ में बेचेगा तो पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपये कम प्राप्त होते हैं। देखो मैं एक बार आपको थोड़ा सा निकाल के बता देता हूं, फिर हमारे पास में न्यूमेरिकल डेटा आ जाएगा ए और बी का, फिर उससे हम इसको दोबारा सोल्व करेंगे बेसिक से, फिर आपको इस प्रश्न को अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर वो दूसरे साथ में बेचता है तो पहले कीमत से 306 रुपये कम प्राप्त होते हैं। अब आपको बस इसको सिंपली सोल्व करना है। यहाँ से आपके पास में ए का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से आपके पास में ए का मान आ जाएगा, ए बराबर आप रख सकते हो 2B माइनस 96 है, और ये वाली जो वैल्यू हो वो इसमें पुट कर देते हैं, तो 96 प्लस बी बराबर ए का मान क्या रखोगे? 2B माइनस 96, और ए का मान आपने रख दिया और ये आपके पास में 306 है। अब आपके पास में बस केवल वेरिएबल बचा है बी, तो आप बी का मान निकाल सकते हो। बी इधर आएगा, माइनस का तो 2B है तो बी आपके पास में बचेगा। बाकी माइनस की सारी चीज़ें इधर चली जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो आपके पास में इधर क्या है? 96 तो पहले से मौजूद है, एक 96 और चला जाएगा और 306 इधर और चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? बचा कितना? 1 बचा कितना? 1 और ये 498, यानी बी का मान आपके पास में आ गया है कि जो सेकंड वस्तु थी उसका क्रय मूल्य कितना है? 498। सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 498 है। सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 498 है। अब बी का मान रख दो किसी में भी, बी का मान रख देते, चलो इसमें रख देते, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा, बी का मान है 498, उसको गुणा कर देंगे 2 से, उसमें से माइनस कर देंगे 96 है, तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 19 1 4 दूनी 8 1 9, उसमें से माइनस कर देंगे 96, तो कितना आ जाएगा? 900। तो ए का जो क्रय मूल्य है वो तो है 900, बी का क्रय मूल्य 498। आपसे क्या पूछा है? पहले बल्ले की कीमत है, पहले बल्ले की कीमत कितनी है? 900। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन बी है वो इसका राइट होगा। यहाँ पर ये क्रय मूल्य है और इसको बेचा गया है तो आपको ये वाला अमाउंट मिलता है, ये इसके इक्वल है।
अब देखिए आप ये जैसे जैसे बोल रहे हैं आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। अब क्या बोला गया है कि पहले वाले की कीमत कितनी है 900, दूसरे वाले की कीमत कितनी है 498, 498 है, 498 है, 498 है और इसकी 96 है। अब जैसे जैसे बोला गया है इसको वैसे वैसे आप करो एक बार। क्या कह रहा है कि अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ में बेचे, गेंद को ये 96 है, इसको पहले बल्ले के साथ में बेचे 900 के साथ में बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत से दुगुना, दूसरे बल्ले की कीमत से दोगुना धन प्राप्त होता है। तो आप जोड़ोगे तो आपके पास में ये वाली कंडीशन बन जाएगी। ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक आदमी एक मेज को 12% हानि पर वो किताब को 19% लाभ पर बेचता है, 160 रुपए का लाभ कमाता है। यानी पहली कंडीशन में उसका 160 रुपीज का प्रॉफिट है। अगर वह मेज को 12% लाभ पर और किताब को 16% हानि पर बेचे तो 40 रुपए की हानि होती है। यानी यहां पर आपको 40 की हानि होती है। तो मूल्य याद कीजिए, जैसा जैसा दे रखा है वैसा वैसा इसमें लिख लेंगे। जैसा इसमें बताया गया है वैसा हम इसमें लिख लेंगे। जहां पर लॉस दे रखा है वहां पर लॉस, जहां पर प्रॉफिट दे रखा है वहां पर प्रॉफिट लिख लेंगे। एक आदमी एक मेज को 12% हानि पर बेचता, मेज का मतलब टेबल टी और क्या एक किताब है। तो माना टेबल का क्रय मूल्य कितना है टी है, तो टी है 12% हानि पर तो माइनस का 12% और किसका है ये टी का। किताब को 19% लाभ पर बेचता प्लस 19% का लाभ है क्या किसको बुक को, और यहां पर उसे 160 रुपए का लाभ होता है प्लस 160 रुपीज। अगर लाभ होता है तो प्लस लिखो, हानि होती है तो माइनस लिखो। अगर वह मेज को 12% लाभ पर बेचता है, अगर वह 12% लाभ पर बेचता है किसको टेबल को बेचता है, और किताब को 16% हानि पर बेचता है किसको बुक को, तो इस बार उससे 40 रुपए की हानि होती है तो माइनस का 40 है। और ऐसी अगर आपको कंडीशन दे रखी है, यहां पर न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू दे रखी है, तब इस बार आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे कुछ ऐसा डेटा देगा जो कट जाएगा, अब आपको जोड़ना है इसमें। देखिए यहां पर माइनस का 12% टी है, प्लस का 12% टी है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपके पास में बचेगा प्लस का 3% बी, और इसको भी ऐड कर देंगे तो आपके पास में बचेगा 120 रुपए है। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे में कितना 3, इसका परसेंट हटाएंगे तो ऊपर आपके पास में 100 लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4000 है। आपके पास में बी का जो बुक का मान है वो कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। तो क्या पूछा आपसे, फाइंड द प्राइस ऑफ बुक, सॉरी बुक का प्राइस पूछा था, वो क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न देखिए इसमें, सॉरी, एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर व कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 रुपए लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होगा। मेज तथा कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या दे रखा है, एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है। जैसे बोला गया वैसे लिख लो। इसमें एक तो क्या मेज यानी टेबल है और दूसरी क्या इसमें चेयर है कुर्सी है। ठीक है, तो 15% का लाभ होता है किस पे होता है टेबल पे, और 12% हानि लॉस होती है किसके ऊपर होती है चेयर पर होती है, बेचता है, और 540 का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर आपके पास में प्लस 540 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, अगर वो मेज को 12% हानि पर, मेज को 12% हानि पर, यानी इस बार 12% की हानि होगी किसके ऊपर होगी टेबल पर, और कुर्सी को 15% लाभ पर, चेयर पर 15% इस बार क्या है प्रॉफिट है, उसे कोई लाभ वो हानि नहीं होता, तो यहां पर उसका प्रॉफिट क्या है 0 है। अब इसको आपको सोल्व करना है। अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो इक्वल बनाकर काट देंगे। एक वेरिएबल्स आपको काटना है ताकि आपके पास में एक ही वेरिएबल बचे। ठीक है, अब यहां पर 15 टी है, 12 टी है, इक्वल नहीं है, 12 सी है, 15 सी इक्वल नहीं है। इक्वल बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, हमने काफी सीखा इसको यूज करना, इक्वल बनाना। बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, 15 गुणा 4 60, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो हमारे पास में आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास में 60% टी, और ये आपके पास में आ जाएगा 48% सी। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 16 और ये 21, इसको मल्टीप्लाई किया 5 से तो 60% टी और प्लस
75% सी और ये 0। अब जोड़ दो तो यहाँ पर कितना बचेगा 27% क्या है सी है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2160 है। तो बताओ सी बराबर कितना हो जाएगा 2160 में भाग दे देंगे 27 और परसेंट हटाएंगे तो इसका ऊपर लगा देंगे 0। 9 से काटा 3, 9 से काटा 9 दूनी 18, 9 गुणा 4 36, 3 से काटा तो 80, यानी सी बराबर आ जाएगा 8000। तो सी का मान कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, यानी जो चेयर थी उसका मान कितना है 8000 है। सी का मान अगर 8 आ गया है तो आप दूसरे की वैल्यू निकाल लो, किसकी पूछे आपसे, अच्छा दोनों का पूछा आपसे, तो सी का मान कितना आ गया 8000 आ गया। सी का मान 8000 आ गया तो आप किसी में भी पुट कर दो इसका मान। अब आप इसमें किसी में भी इसका मान पुट कर दो, चलो इसमें पुट कर देते हैं। तो 15% किसका है टी का है, माइनस 12% किसका है सी का। सी का मान कितना है 8000 है और उसको फाइनली प्रॉफिट होता है 540 का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 गुना 8 होता है 96, 96 तो 960, 960 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का 1000 1500, तो 15% और टी बराबर हो जाएगा 1500। तो क्या किया मैंने 2 0 से 2 0 काट दी, 80 बचा, 12 गुना 8 होता है 96, यानी 12 गुना 80 हो जाएगा 960। 960 ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 960 जोड़ोगे किसमें पहले 540 में तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। 15% बराबर ये 15, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, ये परसेंट भी तो है 100 तो पहले से है, इसका परसेंट हटाओगे तो 2 0 इधर और लगा दोगे तो टेबल कितने में आ जाएगी 10,000 में और ये कितने में आ जाएगी 8,000 में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो उसकी जो मेज है टेबल है वो तो है 10,000 में और जो चेयर है वो 8,000 में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपये में खरीदी। उसने भेड़ को 10% लाभ पर बकरी को 20% हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर के क्रय मूल्य, यानी दोनों को समान मूल्य पर बेचा यानी विक्रय मूल्य समान है। ऐसा प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। जब विक्रय मूल्य समान दे रखा हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। भेड़ को 10% लाभ पर, यानी पहले 10 था अब एक लाभ हुआ 11 में बेच दिया। बकरी को 20% हानि 1/5 है तो 4 में। विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य समान बना लो, गुणा करेंगे 4 से, गुणा करेंगे 11 से तो कितना हो जाएगा 40। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं और ये 55 है। क्या बोला गया है, एक ग्रामीण व्यक्ति ने भेड़ व बकरी एक साथ 14,250 रुपये खरीदी। तो यहाँ पर इसका क्रय मूल्य कितना है 95 है और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना 44, यहाँ पर कितना 44 है 44 95, यानी टोटल आपको दे रखा 95 यूनिट बराबर आपको दे रखा है। इसके अंदर है 14,250 रुपये। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे किसका 95 का। 19 से काटोगे 5, 19 से काटा तो 19 गुणा 7 होता है 133, तो बचा कितना 9, 19 गुणा 5 95 ये और ये 150। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, सस्ते जानवर का क्रय मूल्य। सस्ता जानवर कौन सा है 40 वाला है, ये वाला है इसका क्रय मूल्य। एक यूनिट बराबर 150 है, 40 बराबर कितना हो जाएगा 6000। एक यूनिट बराबर अगर 150 है तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, 40 को 150 से गुणा कर देंगे 6000 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 82 का है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एलिगेशन से आप कर सकते हो, इसको मैं एलिगेशन से बताऊंगा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा, यानी टोटल आपको क्रय मूल्य दे रखा 20,000 दे रखा, उसके 2 हिस्से कर दिए। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पर, ये जो हॉर्स है और ये क्या दे रखा गाड़ी है, गाड़ी को क्या लिख रखा कैरिज, ठीक। तो 20% लाभ पर प्लस में 10% की हानि तो माइनस में लिखना है। तो इस प्रकार से उसे टोटल है वो 2% का लाभ होता है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। तो 2 का मान 20 से छोटा है लेकिन -10 से तो बड़ा है। ये माइनस का 10 से प्लस है तो इससे तो बड़ा है। बड़ी में से माइनस कर दो छोटी वाली संख्या, बड़ी में से। यहाँ पर बड़ा क्या है 20 है, 2 माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 18। यहाँ पर बड़ा क्या है 2 है, ये बड़ा है, इसमें से माइनस कर दोगे तो 2 में से माइनस करोगे माइनस का 10 तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 2 में से माइनस करना है माइनस का 10 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12 आ जाएगा। कटता तो काट दो, 2:3 है। ये क्या है, ये क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। 2
क्रय मूल्य इसका है, 3 क्रय मूल्य इसका, 2 + 3 कितना 5 है, और 5 बराबर आपको दे रखा, 5 बराबर आपको दे रखा 20,000। तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। 1 बराबर हो जाएगा 4,000। घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना 2 है, 1 बराबर 4 है, तो 2 बराबर हो जाएगा 8,000। 3 का पूछे तो ये वाला निकाल लेंगे, तो आपसे घोड़े का पूछा है वो आ जाए 8,000। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। का प्रश्न है, मानवेंद्र ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। पूरे सौदे पर उसे 3600 रुपये की हानि हुई, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इस बार है सेम वैसे प्रश्न है, 40,000 रुपये में प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। क्या दे रखा है, मानवेंद्र ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। प्रत्येक घोड़ा वो 40,000 रुपये में खरीदा, 2 घोड़े खरीदे, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 40,000 है। प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 40,000 है। उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, यानी इसको 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, इसका 15% हो जाएगा 6,000। यानी यहां पर प्रॉफिट है 6,000, यहां पर प्रॉफिट कितना है 6,000। 40,000 का 15% निकाल लो, कितना हो जाएगा 6,000 है। किंतु उस दूसरे को हानि पर बेचा, और यदि पूरे सौदे पर उसे 3600 रुपये की हानि हुई, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर उसको प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो कहता है कि फाइनली उसको क्या होना चाहिए, फाइनली उसको 3600 रुपये की हानि होनी चाहिए, 3600 रुपये का लॉस होना चाहिए। तो यहां पर देखो प्रॉफिट हो गया, अब यहां पर उसको हानि करनी है, यानी एक्स, यहां पर उसको यानी एक्स रुपये का प्रॉफिट होता है। सपोज क्या दे रखा, हानि में दे रखा, सॉरी। तो यहां पर दूसरे में होती है हानि एक्स की, और फाइनली जो रिजल्ट आता है वो आता है 3600 रुपये की हानि आती है, ये आता है। यहां पर पहले पर 6,000 का लाभ, दूसरे पर हानि पर बेचा है, तो x रुपये की हानि, और फाइनली दोनों का जो रिजल्ट आपके पास में आना चाहिए 3600 रुपये की हानि होनी चाहिए। तो यहां से सोल्व करोगे तो आपके पास में x बराबर ये प्लस का आ जाएगा, ये इधर माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 9,600, यानी 9,600 रुपये की हानि होनी चाहिए। तो यहां पर उसको है 9,600 रुपये की हानि होनी चाहिए, लॉस होना चाहिए। 40,000 में खरीदा था, 9,600 की हानि है, तो बताओ बेचा कितने में, 30,400 रुपये में। आपसे विक्रय मूल्य तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 40,000 में से माइनस कर देंगे क्योंकि हानि पर बेच रहा है, तो हो जाएगा 30,400 रुपये। अगला देखिए 84 का है, एक व्यक्ति 3 प्रकार के 450 कलम खरीदता है। प्रत्येक प्रकार पर वह क्रमशः 9%, 10%, 12% का लाभ कमाता है। पहले 2 प्रकार के कलमों पर वह 9 सही 3/7% का लाभ, और सभी पर 10% का लाभ कमाता है। तीनों प्रकार के कलमों की संख्या ज्ञात करें। 3 टाइप के इसमें पेन है। देखो एलिगेशन वाला ये सेम वही प्रश्न है, बस यहाँ पर 3 दे दी। इस बार हमने अब तक जो 2 का पढ़ रहे थे, अब 3 का दे दिया, तो 3 का पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 प्रकार के 450 पेन खरीदता है, 450 पेन खरीदता है वो, ठीक है। 3 प्रकार के ए, बी और सी है। तो पहले पर 9% लाभ पर बेचा, इसको 10% लाभ पर बेचा है, और इसको 12% लाभ पर बेचा है। और आपको दे रखा है कि अगर देखो 2 वाले होता, अगर केवल 2 ही टाइप होते, तो वो आपको बस इसका एवरेज मान दे देता 2 का। अगर ये नहीं होता तो वो इसका एवरेज मान दे देता, तो हम यहां से इसकी संख्या निकाल लेते आसानी से, क्योंकि लास्ट में हमारे पास में जो आता वो आता इनकी क्वांटिटी। लेकिन आप यहां पर 3 दे दिए, तो आपको वेरिएबल्स भी 2 देने पड़ेंगे। पहले एक वेरिएबल्स आ जाता था एवरेज वाला, अब आपको 2 वेरिएबल्स दे गया। पहले 2 प्रकार के कलमों पर 9 सही 3/7% लाभ होता है, तो इसको लिखो आप 66/7%, ये तो हो जाएगा। तो वो कहना चाहता है कि पहले 2 प्रकार के जो हैं इनके ऊपर सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन दोनों पर उसको 66/7% लाभ होता है, 66/7% लाभ होता है। तो अब यहां पर सोल्व करेंगे तो आपके पास में ए और बी का रेशियो आ जाएगा कि ए की संख्या कितनी है, बी की संख्या कितनी है। उसके बाद में हम सी के साथ में उनका कंपैरिजन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। अगर यहां पर देखो 9%, यहां पर 10% है, 10 नहीं, चलो यहां पर एक जगह 9 है, एक जगह 20 है, और यहां पर मान लीजिए 15 दे रखा है, तो हम आसानी से माइनस कर देते हैं। 15 में से 9 माइनस किया 6, 20 में से 15 माइनस किया 5, ये हम आसानी से
कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर है क्या है कि वो इंटीजर ना देके फ्रैक्शन में दे दिया है, फ्रैक्शन में दे दिया है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसका तरीका ये है, जैसे 66/7 है तो इसको इंटीजर बना लो ना, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अगर आप वैसे कैलकुलेट करना चाहो मेंटली आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वैसे करना चाहो तो जैसे 66/7 है, इसमें से माइनस करना है 9, तो 66 एलसीएम लोगे 7, तो 9 × 7 63, तो 3/7। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं करना चाहो। डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इंटीजर बन जाए। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 63 बन जाएगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो 70 बन जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो 66 बन जाएगा। अगर यहां पर भी कुछ डिनोमिनेटर में है तो उन सब से उसका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो ताकि इजी हो जाए। 66 में से माइनस करोगे 63 तो 3 आ जाएगा, 70 में से माइनस करोगे 66 तो आ जाएगा 4। तो ए और बी का रेशियो आपके पास में आ गया है, यहां से आपके पास में आ गया है कि ए और जो बी का रेशियो वो 4:3 है, यानी ए और बी का जो सम है वो 7 बनेगा। ए और बी का सम क्या बनेगा? 7 बनेगा। अब आपको इसमें क्या दे रखा है? तीनों का दे रखा है। अब यहां पर जो 10% है वो क्या है? सभी पर है, सभी पर। अगर वो बोलता कि दूसरे और तीसरे का है, अगर वो बोलता है कि दूसरे और तीसरे पर 10% लाभ होता है तो अगली बार दूसरा और तीसरा लेते, लेकिन इसने तो बोला कि टोटल के ऊपर, तो टोटल को शामिल करना पड़ेगा। टोटल पर शामिल कैसे करेंगे? अब मैं लिखूंगा इसको कि a + b पर मिलाकर उसको 66/7% का लाभ होता है, c पर उसको 12% का लाभ होता है। अब देखो इसमें a और b शामिल हो गए, c शामिल हो गए, इसका मतलब तीनों शामिल हो गए हैं और तीनों शामिल होने के बाद में उसको 10% का लाभ होता है। तो अब कैसे करेंगे? ऐसे लिख लेंगे इसको। अब इसमें a और b शामिल हो गए, c शामिल हो गए, अब तीनों आ गए। अगर वो बोलता है b और c तो केवल b लिखते, केवल c लिखते। अगर बोल रहा है तीनों का तो तीनों को शामिल करो, तो a और b को तो यहां पर लिख लिया और c यहां पर लिखा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सेम वही तरीका है। डिनोमिनेटर में 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो और 12 × 7 84 और ये 70। और अगर आप वैसे कर पा रहे हो तो आपको करने की जरूरत है नहीं। 70 में से माइनस कर 66 बचा कितना 4 और 84 में से माइनस कर 70 तो कितना 14। तो रेशो निकालना है तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखो 7:2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से आपके पास में यहां से क्या आ रहा है कि a + b और c का रेशियो आ गया 7:2। अब आपको ये देखना है कि ये रेशियो सेम है कि नहीं। a और b का सम कितना 7 है, यहां से a और b का सम कितना 7। अगर ये समान है तब तो अच्छी बात है, अगर समान नहीं है तो समान बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेकर वो इनको इक्वल बना दो, जो हम पहले करते थे। हालांकि यहां पर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास में यहां से a और b का मान आ जाएगा 4 और 3 और c का मान कितना है 2 है। तो आपके पास में a b c तीनों का मान आ गया। a का मान 4 है, b का मान कितना 3 है, c का मान कितना 2 है। क्योंकि यहाँ पर a + b कितना 7 है, a + b यहाँ पर कितना 7 है, दोनों सेम है तब अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर जैसे यहाँ पर मान लीजिए सपोज यहाँ पर a + b होता 12, सपोज 12 और यहाँ पर a + b होता 16, तो 16 को गुना करते 3 से 48, 12 को गुना करते 4 से तो 48, यानी इक्वल बना लेते। कभी एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो a का मान है 4 है, b का मान है 3 है, c का मान है 2 है और तीनों का जो संख्या है वो आपको दे रखी है। देखो यहाँ पर इसका मान ये 4 है, ये 3 है, 2, तीनों का योग कितना है 450 है। 4 3 7 2 9, 9 बराबर 450 है, 1 बराबर हो जाएगा 50। तो यहाँ से इसका तो हो जाएगा 200, इसका हो जाएगा 150 और इसका हो जाएगा 100। तो 200 150 100 ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला जो एग्जांपल है वो भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो सेम ऐसा ही है। 85 का क्या दे रखा है? एक व्यक्ति के पास में 3 प्रकार की कुल 560 कलम है और वह क्रमशः 12%, 16%, 20% का लाभ अर्जित करता है। पहले 2 प्रकार की कलमों पर वह 13%, सभी पर 15%, सेम वैसा ही पर्सन है। टोटल संख्या दे रखी है, उसके 3 हिस्से कर रखे हैं ए बी सी। तो ए को उसने 12% पर लाभ पर, बी को 16% और सी को 20% लाभ पर बेच दिया। फिर 2 का दे देगा, ए और बी का दे दिया और तीनों का दे देगा। जैसे हमने पहले किया था सेम वैसा ही है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 560 कलम दे रखी है आपको, टोटल 560 कलम दे रखी है। इसके 3 हिस्से कर दिए इसने, ए बी और सी है, ठीक है। और क्या क्या परसेंट दे रखा है? इसका 12% दे रखा है, ये 16% दे रखा है
और ये दे रखा है 20% पे दे रखा है। फिर इसने बोला गया है कि इन दोनों का ए और बी का पहले दो प्रकार पर 13% है, इस पर 13% है तो आसानी से माइनस हो जाएगा। 13 में से माइनस करो तो 1 और ये यहाँ पर 3। तो ए और बी का रेशियो आपके पास में आ गया, यहाँ से ए और बी का रेशियो आपके पास में आएगा 3:1 है। ठीक है, फिर बाद में क्या दे रखा है, तीनों का दे रखा है, तीनों का। तो अब आपको इसमें तीनों को शामिल करना है। अगर तीनों का दे रखा है तो फिर तीनों को शामिल करो ना। ए प्लस बी का कितना है, 13% है, सी का कितना है, 20% है, और तीनों को मिलाकर इसमें कितना होता है, 15% का होता है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 यहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, 5:2 है, कितना हो जाएगा 5:2 है। तो अब आपके पास में यहाँ पर आ गया है कि ए प्लस बी और सी का जो रेशियो है वो 5:2 है। लेकिन आप ये देखिए कि a प्लस बी बराबर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर a प्लस बी बराबर 4 है, यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या 4 है। तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि a प्लस बी यहाँ पर 5 है ये 4 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से तो 20 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। तो अब a प्लस बी कितना है, 20 है, तो यहाँ से भी a प्लस बी कितना हो जाएगा, 20, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और ये 5। तो अब आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, अब आप लिख सकते हो a, b और c। a प्लस बी, a का मान कितना है 15 और ये 5 है, और c का कितना है 8 है। अब आप देख सकते हो कि अब ये मैच हो गया। अगर इसका मान समान होता जैसे पहले था तो डायरेक्ट ऐसे कैसा लिख देते, अब यहाँ पर अलग अलग आ गया, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 4 था, तो इनका योग सेम होना चाहिए। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इनको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी सी की संख्या आपके पास में आ गई है, और इनका रेशियो कितना है, 15:5:8 का है। इनका सम कितना हो जाएगा 28। 28 बराबर 560 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 20। 28 बराबर अगर 560 है तो एक बराबर हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 300, मल्टीप्लाई कर दो 100 और 160। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 300, 100, 160, ऑप्शन ए राइट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, ए ने किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे पर बेची, बी ने सी को 10% घाटे पर बेची, सी ने डी को 20% फायदे पर बेची। अगर डी ने 27 रुपये का भुगतान किया तो ए ने कितने रुपए में खरीदा। देखिए इस प्रकार जो प्रश्न है ना ये सक्सेसिव वाले हैं, यानी इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा है। ए ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, वो 10% लाभ पर बेच दिया, 110 में बेच दी, फिर उसने 20% हानि पर बेच दिया होगा किसी वस्तु कीमत पर, फिर उसने 10% लॉस पे बेच दिया, फिर वो 20% प्रॉफिट पे बेच देता है। तो ऐसे आपको दे रखा है। अब इस ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि आपको दे रखा है इसमें कि ए और डी के बीच में रिलेशन दे रखा है, यानी स्टार्टिंग वाले का और लास्ट वाले का आपको रिलेशन पूछा है इसमें, यानी या तो ए का मान दे देगा, डी का पूछ लेगा, डी का मान दे देगा, ए का पूछ लेगा। अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसको रेशियो मेथड से आसानी से कर सकते हैं। ए का, और देखो ए ने कितने में खरीदा और डी का मान आपको दे दिया। ए ने किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे में बेची। 25% मुनाफा का मतलब कितना, 1/4, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 4 था, विक्रय मूल्य कितना 5 है। ठीक है, बी ने सी को 10% घाटे पर, 10% घाटा यानी 1/10 है, 10 की चीज है वो 9 में बेच रहा है। ये हमारा सीपी है और ये एसपी है। ठीक है, ये यहां पर ए से बी की बात की गई, ये फिर बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को 20% लाभ पे, तो 1/5, 5 की चीज 6 में बेच रहा है, और इस सी ने ये ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया। उसके आगे कुछ दे रखा नहीं दे रखा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, शुरुआत ए से हुई थी, लास्ट में क्या डी है। तो अब आपके पास में यहाँ पर जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो आएगा ए का और डी का। ये ए का हिस्सा होगा क्योंकि बी वाला कैंसिल हो जाएगा, सी वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो, इसको काट दो, इससे 2 से काटा तो ये 20 और ये 9 × 27। क्या बता रहा हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं कि जब आपको ऐसे प्रश्न दे जाते हैं तो इसको रेशियो में लिखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखो, और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो हमने इसको डायरेक्ट यहां पर काट दिया। ये चीजें हम सीख चुके हैं, परसेंटेज टॉपिक पढ़ लिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने वाला है, तो ये चीज हम सीख चुके हैं कैसे काटते हैं। तो ए का मान आएगा 20 और डी का मान आएगा 27, यानी अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो ऐसे रेशियो लिखा जाता है, तो उसमें बीच वाले कैंसिल हो जाते हैं, बी वाला कैंसिल होगा, सी वाला कैंसिल होगा, तो स्टार्टिंग वाला बचेगा और लास्ट वाला बचेगा। तो क्या बोला गया है, डी ने 27 रुपए का भुगतान किया। डी ने अगर 27 का किया तो बताओ ए ने कितने का किया, 20 रुपए का। ए ने कितने का किया, 20 रुपए का।
ऐसे ही लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ए एक कलम 20% मुनाफे पर लेकर बी को बेचता है, बी से सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी से डी को 12.5% मुनाफा लेकर बेचता है। यदि डी को 14.85 रुपये में भुगतान करना पड़ा तो ए, यानी ए और डी के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। डायरेक्ट कर देंगे हम। शुरुआत कहाँ से कि ए से 20% मुनाफा यानी 1/5, 5 रुपये की चीज़ है वो 6 में बेच रहा है। बी से 10% लाभ पर, 10% यानी 1/10, 10 की चीज़ है वो 11 में बेच रहा है। ये 12.5% का मुनाफा, 12.5 का मतलब होता है 1/8, 8 की चीज़ है वो 9 में बेच रहा है। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लास्ट में अब आपके पास में क्या है, ए से शुरू हुआ और लास्ट में डी खत्म हुआ तो ये ए के बारे में बात करेगा। ये कहाँ चला गया? चलो दोबारा लिख लेते हैं इसको। अच्छा आएगा क्या? ये ए के बारे में आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डी के बारे में आ जाएगा। तो लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कटता है, इसको काट दो। 2 से काटा है 3, 2 से काटा तो 5 है। 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 8 होता है 200। और ये कितना हो जाएगा, 27, 27 297। तो क्या बोला गया इसमें, यदि डी को 14.85 रुपये में भुगतान करना पड़ा तो यहाँ पर डी को कितना करना पड़ रहा है, 297। 297 बराबर है 14.85, तो एक बराबर हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे इसका 297 का। और ए का पूछा, ए का मान कितना है 200, एक बराबर ये है तो ए का मान पूछा तो 200 बराबर करते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। तो अभी देखो इसमें हमने 9 से काटा था इसको और 11 से भी काटा था, तो 11 से काट दें। 11 से काटोगे तो 11 गुणा 2 22 और ये 7, 11 से काटा तो 1 3 33 और ये 5, 27 से काटा तो 5 है, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले रेशो लिखा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, ए से शुरू किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी है। तो यहां पर लास्ट में आएगा वो ए पहले वाले का लास्ट वाले का आएगा, या तो इनका डिफरेंस देगा या इनकी कुछ वैल्यू देगा। क्या दे रखा, डी का मान दे रखा, डी का मान 297 इसके बराबर रखा, ये एक का मान निकाला, एक का पूछा, एक का मान 200 है तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला प्रश्न है 88 का, एक खनिज व्यापारी, क्या दे रहा, खनिज व्यापारी को, खनिज क्या होता है, एक माइनर सेलर सेल्स ए डायमंड एट टू ए ट्रेडर, यानी कोई खनिज व्यापारी वगैरह होगा वो 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है। ठीक है, व्यापारी को 40% लाभ पर हीरा बेचता है और व्यापारी उसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए, सेम वैसे ही प्रश्न है, एक आदमी इसको बेच रहा है, ये आदमी दूसरे को बेच रहा है। तो पहले वाला कौन सा था इसमें, खनिक, ये पता नहीं क्या होता खनिक। खनिक ने बेचा व्यापारी को, व्यापारी ने बेचा ग्राहक को, तो ये 40% का लाभ होता है। 40% लाभ यानी 2/5, तो 5 की चीज़ है, 2 का लाभ हो रहा है तो 7 में बेच रहा है। खनिक होता होगा कोई, पता नहीं, माइनर है। और हीरा बेचता है इसको तो, और व्यापारी से 25% लाभ है, 25% 1/4 है, 4 की चीज़ें वो 5 में बेच रहा है। यहाँ पर आपके पास में लास्ट में आएगा पहले वाला और लास्ट में, पहले वाला कौन था, एक खनिक था, और लास्ट में आपके पास में क्या ग्राहक है, बाकी बीच वाला तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, ग्राहक है, तो इसे काट दो, 4 और 7 है। तो क्या बोला गया है, ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख है, यहां पर 7 है, यहां पर 56 लाख दे रखा है, तो किससे मल्टीप्लाई किया, 8 लाख से मल्टीप्लाई किया। तो खनिक को यह हीरा कितने रुपए में पड़ा, खनिक को कितने में पड़ा, 4 में, 1 बराबर 8 लाख, 4 बराबर कितना हो जाएगा 32 लाख। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने उसके लिए, सेम वैसा ही प्रश्न है, ये 25% लाभ है, 1/4, 4 की चीज़ 5 में बेच रहा है, 20% लाभ है, 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है,
10% लाभ, 10 की चीज़ 11 में बेच रहा है। ए से शुरुआत हुई थी, खत्म कहाँ पर हुआ, डी का। तो पहले वाला ए का मान है, दूसरा किसका हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा। बाकी कैंसिल हो जाएंगे, जो कटता है उसको काट दो। ये 40 और ये 66 है, और काटना चाहो तो काट सकते हो, 20 और ये 33। किसी का मान आपको देगा। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपये, डी ने 330 रुपये दिए तो बताओ किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। तो ए ने 20 रुपये 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 200। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नाइन्टी का है, दो वस्तुएं ए तथा बी क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई। यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही हो तो ए तथा बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है। कितना हो सकता है, यहां पर एग्जैक्ट आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया कितना हो सकता है। तो दो वस्तुएं ए तथा बी क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई है। दो वस्तुएं हैं ए तथा बी हैं, वो 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई हैं। इसका मतलब 1/10 है, इसका मतलब है 3/20। तो ये प्रॉफिट है, और ये भी क्या प्रॉफिट है, 15% का प्रॉफिट है, ठीक है। उन पर प्राप्त लाभ की राशि समान है, तो यहां पर प्रॉफिट कितने का, 1 का, यहां पर प्रॉफिट कितने का, 3 का। तो लाभ की राशि समान नहीं है, और प्रश्न में बोला गया है कि लाभ की राशि क्या है, समान है, तो उसको समान बना लो। ये 3 है, ये 1 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे। तो अब लाभ की राशि समान हो जाएगी, 3/30 हो जाएगी, 3/30 हो जाएगी। लाभ की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। नीचे वाला हमारा क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य, ये भी क्या क्रय मूल्य है। तो यहां पर लाभ कितने का, 3 का, यहां पर लाभ कितना, 3 का, क्रय मूल्य कितना, 30, क्रय मूल्य कितना, 20 है। अब आपके पास में इक्वेशन आ गई है, क्या बोला है, ए तथा बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है। बताओ यहां पर ए का लागत मूल्य कितना, 30, यहां पर लागत मूल्य बी का कितना, 20 है। यानी इनके बीच का रेशियो कितना होगा, 3:2 का। यानी ये यहां से एक बात कन्फर्म हो गई है कि ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, वो 3:2 में होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, सी, 3000 2000, यानी 3:2 होगा। ये कन्फर्म हमें पता चलेगा। एग्जैक्ट कितना होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि यहां पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। जब तक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रखी तो हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। बस एक पॉसिबल आपको आइडिया लग गया कि 3:2 होगा, तो वो हमने निकाल दिया। अगला प्रश्न इसमें, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया आपको, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%, यानी सेलिंग प्राइस का जो 4% है, उसके क्रय मूल्य के, उसके सीपी के 5% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो सीपी व एसपी का रेशियो आपके पास में यहां पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4:5। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का आपके पास में रेशियो आ गया है, 4:5 आ गया। क्या बोला गया, पुनः विक्रय मूल्य का 20%। अब देखो यहां पर आपके पास में क्रय मूल्य आ गया 4 यूनिट, या 4x मान लो, 4x से 4 यूनिट, वो आपकी मर्जी है। तो इसको हम 4x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 5x मान लेते हैं। पुनः विक्रय मूल्य का 20%, विक्रय मूल्य कितना है, 5x, 5x का 20% यानी 1/5। उसके क्रय मूल्य के 22%, क्रय मूल्य कितना है, 4x, 4x का 22%, 22/100 से 120 रुपये अधिक है। यानी विक्रय मूल्य का जो 20% है वो क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो आपके पास में आ जाएगा x। अब बस इसको सिंपली सोल्व करना है, ये x, और यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 88, 22 × 4 88, तो 0.88x प्लस 120। अब इसको सोल्व तो करना है, तो ये x है, ये 0.88x है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो एक में से माइनस कर देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.12x बराबर कितना है, 120। तो x बराबर हो जाएगा 120.12। तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो 2 0, तो 10 तो यहाँ से, 100 यहाँ से, तो x बराबर आपके पास में आ जाएगा 1000। क्या पूछा आपसे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, अनुपात ही पूछा था क्या इसमें,
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात तो 4:5। इसमें ये पूछा था, इसमें वैल्यू आपसे पूछी नहीं थी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा था, तो ये कितना आ जाएगा, 4:5 है। बाकी हमसे कुछ नहीं पूछा था इसमें, इतना कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं थी इसमें। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो 33.1/3% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या है। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यानी उसका कोई ना कोई एक निश्चित मूल्य है, यदि इसे इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है। मैं आपको परसेंटेज टॉपिक जब से शुरू किया है, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि जब भी परसेंटेज दे रखा है उसको फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, आप कोई भी वैल्यू अगर मानते हो तो वो डिपेंड ये करता है कि उसकी डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर को लास्ट में, क्योंकि आपको लास्ट में उसी से भाग देना पड़ेगा, तो ऐसी वैल्यू मानो जो उससे आसानी से कट जाए। ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु की एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, हमें नहीं पता वो कितना है, यदि इसे इस मूल्य के, कौन सा मूल्य, इस मूल्य के 33.1/3 यानी 1/3, इसका प्रतिशत मतलब 1/3 मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 1/3 मूल्य पर बेचा जाता है। इसका मतलब पहले इसका मान 3 था, अब 1 के ऊपर बेची जा रही है। यानी यहां पर जो हम विक्रय मूल्य मानेंगे ना, यहां पर जो विक्रय मूल्य लेंगे उसको 3 से डिवाइड करना है। तो हम मानते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल जो विक्रय मूल्य है वो 300 रुपये है। 300 रुपये ओरिजिनल कितना है, 300 रुपये, ठीक है। पहले इसका विक्रय मूल्य कितना था, 300 रुपये था। यदि इसे इस मूल्य के 300 के 1/3 पर बेचा जाता है, 1/3 यानी 100, अब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये तो था ओल्ड, और अब क्या है एसपी कितना है, न्यू। अब न्यू कितना है, इसका 1/3 यानी 100 रुपये में। अब इसको 100 रुपये में अगर बेचा जा रहा है तो 33.1/3% की हानि होती है। हानि होती है 33.1/3% की, इसका मतलब 1/3 की हानि होती है, 1/3 की हानि होती है। और हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। 1 की हानि हो रही है तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 1/3 है, हानि हो रही है तो क्रय मूल्य अगर 3 है, 1 की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहां पर विक्रय मूल्य कितना है, 100, क्योंकि हानि कब होती है, जब आप इतने में बेचते हो। 2 बराबर 100 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बताओ यहां पर इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 बराबर 100 है, 1 बराबर 50, तो बताओ 3 बराबर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150। तो यहां पर सीपी कितना हो जाएगा, इसको 150 रुपये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्रय मूल्य कितना होगा, 150। क्या बोला गया है, यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य कितना है इसका, ये के 80% पर बेचा जाता है। अगर इसको इसके 80% पे बेचा जाता है, इसका 80% कितना होता है, 240। अगर इसको 240 रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ याद कीजिए। क्रय मूल्य कितना है, 150, तो कितना हो जाएगा, 90। और लाभ किस पे होगा, 150 पे होगा। इस जीरो से ये जीरो काट देते हैं, 15 गुणा 6 यानी 60%। 60% का उसको प्रॉफिट होगा, 60% का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्या क्या इसमें, जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आपको लिखना है। निश्चित मूल्य पे बेचा जाता है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये बोला गया है कि 33.1/3% पे, यानी उसका 1/3 पे बेचा गया। तो हमें पता है कि जो भी वैल्यू हम मानेंगे उसको 3 से भाग देना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले ही 300 मान लिया। अब उसका 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब आप 100 पर बेचते हो तो 33.1/3% की हानि होती है, 1/3 की हानि होती है। ये हमारा क्रय मूल्य है, 1 की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 2 है। 2 बराबर 100 है तो 1 बराबर 50, 3 बराबर हो जाएगा 150। अब ये आपके पास में आ गया है, इसका 80% ये हो जाएगा। पता चल जाएगा कि लाभ हो गया हानि। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो आप। अगला प्रश्न देखिए, इसमें किसी विशेष वस्तु पर लाभ है वो 150% है। ये प्रश्न तो हम पहले कर भी चुके हैं। किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है। किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, अगर क्रय मूल्य 100 है, लाभ अगर 150 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अगर लाभ अगर मान लीजिए 30% है तो अपन क्या बोलते हैं, 130/100, ये तो बोला जाता है। अगर लाभ अगर
50% तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 150 हो जाएगा। लाभ अगर 150 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ऐड ही तो करते हैं। यदि लागत अब 25% बढ़ जाती है, लागत पहले 100 की थी, अब 25% बढ़ गई, अब कितनी होगी, 125 हो गई, तो नया लाभ मार्जिन अब क्रय मूल्य आपका होगा 125, ये 250, वर्दी कितने की, 125 की, ये वर्दी किसके ऊपर, 125 पर। तो बताओ अब नया जो प्रॉफिट आपका वो होगा कितने का, 100 का होगा। ये पर्सन हम पहले भी कर चुके, रिपीट हो गए। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति एक चीज को 96 रुपये में इस तरह बेचता है कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। यदि वह पहले से दोगुने लाभ प्रतिशत पर बेचे तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं, कहना क्या चाहता है। एक व्यक्ति एक चीज को 96 रुपये में बेचता है, यानी उसका विक्रय मूल्य दे रखा 96 रुपये, और लाभ प्रतिशत यानी जितना भी लाभ होता है, लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। तो अब यहां पर सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, और इसके शॉर्ट ट्रिक होती है, फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है कि जब किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है तो उस पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत अगर संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जब आपको लॉस होता है, जब आपको लॉस होता है तो उसका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य निकालने का, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है 10√25 माइनस सेलिंग प्राइस प्लस 50 रुपीज़। क्या बताया मैंने आपको कि जब आपको लॉस होता है कब लगाना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा है वो संख्यात्मक रूप में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो ये फॉर्मूला तब लगाना है जब लॉस होता है, और जब प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होता है तो इसका सीपी का फॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा 10√SP प्लस 25 माइनस 50। ये आप नोट कर लें। जब लॉस होता है तब क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट होता है तब क्या लिखा जाता है। ये अंडर रूट में है, रूट में अगर रूट में आपको 4 दे रखा है तो इसके दो वैल्यू पॉसिबल है, +-2। अगर रूट में आपको दे रखा 25 आता है, सपोज 25 आता है, तो इसका मतलब इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, एक प्लस का और एक माइनस का 5 है, तो दोनों ही वैल्यू रखकर हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम करते हैं इसको। लाभ होता है, लाभ होता है, लाभ प्रतिशत होता है, तो लाभ बराबर होता है तब क्या होता है कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा हमारा 10 विक्रय मूल्य एसपी कितना 96 है, उसमें जोड़ दिया जाएगा 25, हमेशा 25 ऐड कर दिया जाता है, उसमें माइनस कर देंगे 50। ठीक है, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी बराबर इसमें हो जाएगा 10 ये कितना हो जाएगा 121 माइनस का 50, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 11, तो 110 माइनस 50 यानी 60 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो आ गई 60। जब हमने इसको पॉजिटिव 11 लिया, ये माइनस का 11 भी तो हो सकता है, माइनस का 11 का मतलब 10 गुणा माइनस का 11 माइनस का 50 है, तो माइनस का 10 माइनस का 50 माइनस का 60, तो कोई क्रय मूल्य वो माइनस में नहीं हो सकता। तो यहां पर तो एक ही मेन पॉजिटिव है, हालांकि आपको दोनों ही रखकर चेक करने हैं। अगर ये पॉजिटिव आता तो दूसरा मान भी पॉसिबल होता, तो यहां से आपके पास में क्रय मूल्य कितना आ गया, 60 आ गया। विक्रय मूल्य हमारा कितना था, 96 था। ठीक है, और क्या बोला गया है, यदि वह पहले से दुगुने लाभ प्रतिशत पे बेचे, तो देखो पहले लाभ कितना होता था, पहले लाभ होता था इसमें 60 की चीज है, 96 में बेच रहा है, 36 का लाभ हो रहा है। 36 का लाभ किसके ऊपर हो रहा है, 60 के ऊपर हो रहा है, तो परसेंट निकालो इसका 60%, यानी 60% का प्रॉफिट हो रहा है उसको यहाँ पर टोटल है वो 60% का प्रॉफिट होता है। क्या बोला गया, पहले से दोगुने लाभ पर। अब इस बार जो प्रॉफिट है वो 120% का होना चाहिए, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य 60 है और प्रॉफिट होना चाहिए 120 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, क्योंकि 100 में जोड़ते हैं ना, तो 132 रुपये, 132 रुपीज़ है, 132। ऑप्शन डी है वो इसका राइट होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप कैसे कैसे। और मैं आपको थोड़ा सा बेसिक भी बताता हूँ इसका क्या कहना चाहता है। ठीक है, आप देखो थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमारा जो क्रय मूल्य आया था, सीपी आया था, वो आया था 60 रुपये। ठीक है, और
ये कह रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य 60 है और इसको 96 रुपये में बेचा जाता है, 96 रुपीज़ में इसको बेचा जाता है। तो बताओ यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितने का होगा? 36 का होगा, 36 का। ये प्रॉफिट किसके ऊपर होगा? 60 के ऊपर होगा। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो इसको काटा और ये 6 गुना 10 60% है। तो बताओ यहाँ पर प्रॉफिट कितना? 60। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना? 60 है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब 96 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उस पर होने वाला लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक जो मान है वो क्रय मूल्य के बराबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पर्सन का कहने का मतलब क्या है, यानी प्रॉफिट क्या है? 60%, क्रय मूल्य भी कितना? 60 है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या? सेम है। तो फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिया कि लाभ जब दे रखा हो तब कैसे करते हैं और हानि दे रखी है तब कैसे करते हैं। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए। एक पर्सन और है, इसमें लास्ट पर्सन 95 का है। रुपये 200 की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा? सिंपल सा पर्सन है, लास्ट पर्सन है। फिर अगली क्लास में हम शुरू करेंगे डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट पढ़ेंगे, फिर मिक्स वाले डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट वाले पर्सन हम मिक्स करेंगे इसमें। 200 रुपये की लागत वाली वस्तु की 10% हानि पर बेची जाती है, 90% में बेची जाती है, 180 में बेची जाती है। 180 रुपये में बेचा जाता है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, 5% और कम कर दी जाए, यानी इसका 95%, तो 180 का 95%, तो बिक्री मूल्य क्या होगा? 5 से काटा 2 और ये 19, 2 से काटा 9, 19 गुणा 9 कितना होता है? 171 होता है। तो अब नया जो बिक्री मूल्य है वो 171 हो जाएगा, 171। तो दोस्तों आज ही क्लास में इतना ही है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये लास्ट क्लास था। इसके बाद में डिस्काउंट शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्काउंट ही पढ़ेंगे। डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के पर्सन बनते हैं, फिर जिस प्रकार से हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है उसी प्रकार से उसमें भी 40-50% है सीट में, वो हम सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।